मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया आदेश, घर घर जाकर सर्विलांस टीमें हर व्यक्ति की करें जांच। कोरोना की प्रतिदिन 30,000 जांच के आदेश। प्रदेश में वृक्षारोपण मिशन 2020 अभियान में लगाए जाएंगे 25 करोड़ पौधे। वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्य के विभागों से होगा समन्वय। बेसिक शिक्षा विभाग में एक ही पैन कार्ड पर 2,500 शिक्षकों की जांच का मामला सरकार ने सौंपा एसटीएफ को। मानव संपदा पोर्टल और प्रेरणा ऐप से खुला मामला। और काशी स्थित बाबा विश्वनाथ के कोरोना के कारण दर्शन से वंचित भक्तों को वाराणसी डाकघर और मंदिर ट्रस्ट घर बैठे भेजेगा प्रसाद। नमस्कार, मैं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से, जिसमें सबसे पहले बात संचारी रोग अभियान की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सर्विलांस टीमें अब घर घर जाकर एक एक व्यक्ति की कोरोना की जांच करेंगी और प्रतिदिन 30,000 लोगों की जांच की जाएगी। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के द्वितीय चरण के शुभारंभ के अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरोना की तरह की संचारी रोग से भी डटकर मुकाबला करेंगे। सीएम योगी ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि अनलॉक 2 में लोग अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो कोरोना का प्रसार तेजी से बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना महामारी में यूपी जैसी बड़ी आबादी वाले राज्य से बेहतर काम हुआ है। आज कोविड-19 अस्पतालों में करीब 1.5 लाख बेड हैं। जल्द जांच को बढ़ाकर 30,000 प्रतिदिन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वर्ष 2016 और 2017 में यूपी में सिर्फ इंसेफ्लाइटिस से प्रतिवर्ष 600 से ज्यादा मौतें होती थीं। यदि इसके बाद भी वर्षों के आंकड़े देखेंगे तो लगातार इन मौतों की संख्या कम हुई है। वर्ष 2019 तक ये घटकर 126 तक आ गई थी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इस वर्ष कोरोना काल में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का अभियान चला है, उससे इन मौतों में और भी कमी आएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर विशेष सफाई दल को हरी झंडी भी दिखाई। ये सफाई दल पूरे प्रदेश में गांव और मोहल्ले में जाकर सफाई और सैनिटाइजेशन का काम करेगा। लोगों को उल्टी, दस्त, जेई और एईएस आदि संचारी रोग से बचाने के लिए उन्हें जागरूक का कार्य भी करेगा। ये अभियान 31 जुलाई तक चलाया जाएगा। चिकनगुनिया, डायरिया, ये सभी प्रकार की बीमारियां किसी न किसी रूप में थोड़ी सी असावधानी से किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए इसके प्रति जन जागरूकता के व्यापक अभियान को लेने के साथ ही बचाव के व्यापक कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। छोटे से अभियान के कारण कैसे व्यापक पैमाने पर जनहानि को रोका जा सकता है। 3 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर जो कार्यक्रम हुए हैं, 2016 में प्रदेश में अकेले इंसेफ्लाइटिस से मौत 600 से ज्यादा होती है। 17 में भी 600 से ज्यादा मौतें होती हैं, लेकिन 18 और 19 के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो लगातार उसमें घटोतरी हुई है और 2019 में ये घट करके केवल 126 तक आ गई थी। और मेरा अनुमान है कि इस वर्ष जिस तरीके से कोरोना वायरस में व्यापक जन जागरूकता के कार्यक्रम, स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम चला, इसे हम निरंतर और तीव्र गति के साथ आगे बढ़ा दें कि मौत के आंकड़े इस वर्ष भी विगत वर्ष की तुलना में आधे से भी हम और भी न्यूनतम स्तर पर लाने में सफल हो सकते हैं, जिसमें नगर विकास, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, महिला और बाल विकास, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, दिव्यांगजन कल्याण विभाग, इन सभी को एक साथ जोड़ करके हर विभाग अपने अपने स्तर के कार्यों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा सके। इस दृष्टि से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, मैं धन्यवाद दूंगा स्वास्थ्य विभाग को कि कोरोना की जंग में बेहतर लड़ाई लड़ने के साथ ही पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश जैसे भारी भरकम आबादी के राज्य में न केवल बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा देने का प्रयास अपने स्तर पर स्वास्थ्य विभाग ने प्रारंभ किया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर के टेस्टिंग लैब्स की फैसिलिटी को बढ़ाने को लेकर के बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया है अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से।
और हर एक विभाग ने लग करके इस पूरे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। 24 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना कालखंड में भी भारत सरकार के सहयोग से पूरी तरह सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। एक कार्यक्रम जहां इसको हमने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है, वहीं साथ ही साथ कोरोना से भी लड़ेंगे और हर प्रकार के संचारी रोगों को भी हम प्रभावी ढंग से रोकेंगे। इस एक दृढ़ निश्चय संकल्प के साथ आज जो एक अभियान प्रारंभ हो रहा है, मैं स्वास्थ्य विभाग और सभी संबंधित विभागों का आह्वान करूंगा कि वे अपने अपने कार्यों को युद्ध स्तर पर। सिद्धार्थनगर जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने जिले में संचारी रोग से बचाव और नियंत्रण की जानकारी लोगों को देने के लिए 12 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संचारी नियंत्रण अभियान 31 जुलाई के तहत चलेगा और इस अभियान के तहत 16 जुलाई से 31 जुलाई तक आशा और अन्य फील्ड वर्कर घर घर जाकर लोगों को जानकारी देंगे। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने यह भी कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की योगी सरकार आई है, संचारी रोग के नियंत्रण को लेकर काफी काम किया गया है। संचारी रोग से पीड़ितों और मरने वालों की संख्या में भी इस कार्य से काफी कमी आई है। योगी आदित्यनाथ बने हैं और उसके पूर्व जब वो सांसद थे, उन्होंने कई बार इसको संसद में उठा के एक अभियान के रूप में प्रारंभ करने का उनने उस समय के सरकारों को कहा भी था। अब जब वो अपने मुख्यमंत्री बन गए हैं तो तभी 2017-18 से ही उनने ये दस्तक अभियान किया था और दस्तक अभियान में अंतर विभागीय समन्वय को साथ में रखते हुए लगातार 100% टीकाकरण करना, जिसका कारण जो 500, 600, 1000 तक जो बच्चे मरते थे पिछले 2015-16 में, वो आज घट के मुश्किल से 19-20 तक आ गया। लगभग 90% का रोग ये हमारा दस्तक अभियान के द्वारा हुआ है और अंतर विभागीय समन्वय की वजह से। तो आज बाढ़ भी आएगा या जो भी आएगा, हमारी टीम पहले से ही तैयार है। हमारे फील्ड वर्कर बहुत ही काम कर रहे हैं और उनके द्वारा जितना भी काम हो रहा है, इसमें कोरोना के साथ साथ में जेई और एईएस के रोकथाम के लिए भी ये दस्तक अभियान साथ साथ चलेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस बरसात आते ही अपना उग्र रूप धारण करने लगता है। इससे मासूम बच्चे अधिक प्रभावित होते हैं। इसी के साथ ही संचारी रोग भी अपना पांव पसारने लगता है। ऐसे में जागरूकता की विशेष आवश्यकता हो जाती है। इसीलिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर इंसेफ्लाइटिस और संचारी रोग नियंत्रण अभियान कार्यक्रम का गोरखपुर के सर्किट हाउस में आयोजित किया गया। इस अवसर पर टीकाकरण के साथ ही आशा और एएनएम को पीपीई किट और मास्क भी प्रदान किए गए। जिलाधिकारी विजेंद्र पांडेयन ने बताया कि इंसेफ्लाइटिस और संचारी रोग नियंत्रण अभियान की सफलता के लिए सभी विभागों में समन्वय जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत इस बार सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना होगा। लोगों को 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। इस समय जेई और एईएस का भी प्रकोप शुरू हो जाता है, इसलिए लोगों को इससे भी बचाव के लिए जागरूक करना बेहद आवश्यक होगा। आज 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान हम लोग प्रारंभ किए हैं। अब जानते हैं वैसे जेई, एईएस और बाकी अन्य संचारी बीमारी रोकने के लिए एक अभियान चलेगा और इस पे सभी विभाग मिलकर काम करते हैं। हम लोग करीब 50-60 विभाग का भूमिका रहता है उस पर। वैसे तो अहम भूमिका तो स्वास्थ्य विभाग का है। इन लोग घर घर जा करके इसी बीमारी के बारे में समझाते हैं, फिर टीकाकरण लगाते हैं। उसके अलावा मछली पालन विभाग का गंबूजिया मछली डालना होता है। फिर जो सुकर पालक का जो सुकर है उसको चेक करते हैं इंसेफ्लाइटिस का, उसका फिर पशुपालन विभाग करते हैं। फिर कृषि विभाग के माध्यम से चूहा मारने के लिए भी काम चलता है। इसी टाइप का अलग विभाग का, हर विभाग का अपने अपने टारगेट दी गई है। और इस साल आप देख रहे हैं बरसात भी पहले से है, हम लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं ताकि इस बार हो सकता है इसी टाइप का संक्रमणीय बीमारी बढ़ सकता है। और साथ साथ कोरोना का भी हमारा जंग लड़नी है, उसी के लिए भी उन लोगों को तैयार किए हैं। जो कितने आशा एएनएम सबको पीपीई किट दिए हैं हम लोग। घर घर जाकर के इन लोग जो जेई एईएस के बारे में बताते हैं, उसके साथ साथ कोरोना के बारे में भी बताते हैं, उसके कैसे बचाना है उसके बारे में बताते हैं। प्रदेश के वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा है कि वृक्षारोपण मिशन 2020 के अंतर्गत 5 जुलाई को 25 करोड़ पौधे रोपित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये लक्ष्य विभिन्न राजकीय विभागों के समन्वय से पूरा किया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा वन विभाग को हर वर्ष एक नया लक्ष्य उन्होंने दिया है और ईमानदारी और जिम्मेदारी से वन विभाग के पूरे कर्मचारी मिलकर के उस लक्ष्य को पूरा किया है। इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने
प्रदेश में एक दिन 25 करोड़ पौधा लगा करके इस प्रदेश के फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने का जो लक्ष्य, जो सपना देखा है, और वहीं इतिहास रचने का भी की दिशा में भी अग्रसर हैं। 5 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उनके कर कमलों द्वारा हस्तिनापुर, जो हमारी ऐतिहासिक नगरी है, मेरठ में उनके मार्गनिर्देशन में, उनके कर कमलों द्वारा 5 तारीख को पूरे प्रदेश में एक दिन में 25 करोड़ पौधारोपण का शुभारंभ किया जाएगा। और इसके लिए पूरे प्रदेश के जो वासी हैं, निवासी हैं, सारे लोग मिलकर के इसको पूरा करेंगे। इसके हमारे विभाग ने 1700 से ज़्यादा नर्सरियों में 44 करोड़ पौधे का उगान किया है। उसमें 10 करोड़ पौधे अकेले वन विभाग लगाएगा। प्रदेश के अन्य 26 विभाग मिलकर के 15 करोड़ पौधे लगाने का काम करेंगे। पूरा देश इस वक्त कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। कोरोना से जुड़े आंकड़ों की अगर बात करें तो इस समय देश में कुल 2,26,947 सक्रिय मामले हैं। अब तक 3,59,859 लोग इस बीमारी को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 17,834 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 59.51% हो गई है। और जैसा कि आप जानते हैं, कल से अनलॉक 2 की शुरुआत हो चुकी है। वाराणसी में लगभग सभी दुकानें अनलॉक 2 में खुल रही हैं। कार्यालय भी खुलने शुरू हो गए हैं। मंदिर और मस्जिद भी कुछ संख्या में खुल रहे हैं। लेकिन अभी वाराणसी और आसपास के जिलों में चर्च नहीं खोले जा रहे हैं। आइए देखते हैं वाराणसी में सेंट मैरिज कैथेड्रल चर्च के फादर यूजन जोसेफ में हमारी संवाददाता हरिकेश बहादुर से खास बातचीत की। क्या कहते हैं फादर, आइए खुद देखते हैं। 2 शुरू हो चुका है। वाराणसी में सभी संस्थान लगभग जो हैं वो खुल रहे हैं। स्कूल बंद हैं, सरकारी ऑफिसेज खुल गई हैं। स्कूलों को अभी तक प्रशासन ने भी चूंकि मना कर रखा है। धार्मिक स्थल, चाहे वो मंदिर हों या मस्जिद हों, कुछ की संख्या में नियम का पालन करते हुए जो प्रशासन ने बनाया है उसको पालन करते हुए खुल गए हैं। अभी हम हैं यहाँ पे वाराणसी के जो सेंट मैरिज चर्च है उसके बिशप के साथ हम लोग हैं। बिशप, आप लोगों ने क्या व्यवस्था की है अनलॉक 2 के लिए? अनलॉक 2 में चूँकि धार्मिक स्थल में कार्यक्रम के लिए अनलॉक 1 की तरह या उससे बढ़कर कोई परिवर्तन घोषित नहीं हुआ है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए और लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये सोचा कि बड़े संख्या में लोगों को एकत्रित करने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए चर्चेस ना खुलें। ठीक इसी तरह विद्यालय का भी जो बात है, वहाँ पर तमाम बच्चों के जीवन की सुरक्षा को ध्यान में लेना होगा। तो वहाँ ऐसे निर्णय संभव नहीं है कि हम साधारण ढंग से स्कूल खोल सकें और स्कूल चला सकें। यही तत्काल हमारा विचार है और यही निर्णय हम लोग ले रहे हैं। कोविड-19 से लड़ना ही सभी का उद्देश्य है। और फादर ने भी जैसा बताया कि चर्च में हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं, सामूहिक रूप से लोगों को नहीं बुला सकते क्योंकि हमें कोविड-19 से लड़ना है। वाराणसी और इसके आसपास के ज़िलों में जो भी प्रतिष्ठित स्कूल हैं वो इस चर्च के माध्यम से ही चलाए जाते हैं। बच्चों का भी ख्याल रखना है, पेरेंट्स का भी ख्याल रखना है, इसलिए स्कूल अभी बंद रहेंगे। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। तो हरिकेश बहादुर की इस रिपोर्ट के बाद अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली स्थित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय में बहुस्तरीय शहरी वन का उद्घाटन किया। 1 एकड़ में फैले बहुस्तरीय शहरी वन बनाने का मकसद दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। पेड़ों के बढ़ने और हरियाली के कारण तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण के प्रभाव को कम करने में इससे मदद मिलेगी और प्रदूषण की समस्या पर भी काबू पाया जा सकता है। सीमित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए गहन वनीकरण के लिए स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल किया गया है।
इस शहरी वन में 59 देशी प्रजातियों के 12,000 पौधों सहित कई पेड़ों की कतारें लगाई गई हैं। शहरी वन में जो परिस्थिति का जो तंत्र तैयार किया गया है वो पक्षियों, मधुमक्खियों और माइक्रोफोना के लिए बहुत उपयुक्त है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शहरी वन के जरिए सीएजी ने अपने परिसर में एक ऑक्सीजन बैंक तैयार किया है जो कि बहुत ही उपयोगी है। इससे दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार करने में काफी मदद मिलेगी। तीन साल के बाद ये जब पूरा फलेगा तो ये आनंद देगा, उपयोग भी देगा और कार्बन सोख भी लेगा और ऑक्सीजन देता रहेगा। यही तो जिंदगी का नाम है। पेड़ की जिंदगी इसीलिए होती है और पेड़ सीएजी ने अपनी खुद की ऑक्सीजन बैंक अपने कंपाउंड में ही तैयार की है। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो वाराणसी के द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के लिए वाराणसी में जागरूकता अभियान चलाया गया है। मोटरसाइकिल पर लाउड स्पीकर लगाकर सरकार के कोरोना से संबंधित बचाव और सुरक्षित रहने के तरीके, मास्क लगाना, हाथ को बार बार साबुन से अच्छी तरह धोना, 2 गज की दूरी बनाए रखना इत्यादि के बारे में लोगों के बीच बनारस की सड़कों और गलियों तथा हॉटस्पॉट के अगल बगल इसे प्रचारित किया जा रहा है। भारत सरकार वाराणसी आप सभी सम्मानित दुकानदार भाइयों से अपील करता हूँ। शिक्षा क्या है कि यही है कि अपने भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें और 2 गज की दूरी, मास्क और दुकानदारी करते समय ग्लव्स, इन सभी चीज़ों का, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। सर इससे नियम पढ़ के हमने कोरोना के बचाव के बारे में हमने पढ़ा, इसका पालन कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में एक ही पैन नंबर पर काम कर रहे 2,500 से अधिक शिक्षकों की जांच शासन ने एसटीएफ को सौंप दी है। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों का डाटा मानव संपदा पोर्टल और प्रेरणा ऐप पर अपलोड कराने के बाद अब तक 2,500 ऐसे शिक्षक सामने आए हैं जिन्होंने अपना पैन नंबर बदला है। वहीं 100 से अधिक ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें 2 शिक्षकों का वेतन एक ही बैंक खाते में जा रहा था। बेसिक शिक्षा विभाग ने मामले की जांच के लिए गृह विभाग को पत्र लिखा। गृह विभाग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एसटीएफ को यह जांच सौंप दी है। व्यक्तियों के बारे में जांच की थी जो अन्य लोगों के सर्टिफिकेट्स पर फेक आइडेंटिटी पर नौकरी कर रहे थे। ऐसे लोगों ने जो ओरिजिनल व्यक्ति है जिसके सर्टिफिकेट्स का इन्होंने इस्तेमाल किया है नौकरी करने के लिए, उसके पैन कार्ड का भी इस्तेमाल किया था। इससे जो ओरिजिनल व्यक्ति था उसके पास इनकम टैक्स की नोटिस आ गई, क्योंकि उसके पैन कार्ड पर जितना इनकम वो शो कर रहा था उससे अधिक ड्रॉ होना दिखाया जा रहा था। और ऐसे केसेस एसटीएफ द्वारा पकड़े गए। ऑब्वियस है कि जब ये बात ओपन हो गई, समाचार पत्रों में आ गई, तो बाकी लोगों ने जो इस प्रकार से नौकरी कर रहे थे उन्होंने अपने पैन कार्ड नंबर्स को चेंज करवाया। इसलिए अब हम लोगों ने ऐसे लोगों की लिस्ट मांगी है जिन्होंने पैन कार्ड चेंज कराया। और इसमें ये जरूर लाजमी है कि कुछ लोगों के पैन कार्ड नंबर टाइपोग्राफिकल एरर से या किसी और गलती के कारण गलत लिख गए होंगे और उन्हें ठीक कराया गया होगा, लेकिन ऐसी संख्या बहुत कम होनी चाहिए। ज़्यादातर पैन कार्ड चेंजेस ऐसी संभावना है कि फेक आइडेंटिटी पर नौकरी करने वाले लोगों की होगी। बाराबंकी में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्तियों में बड़ी हेराफेरी सामने आई है। बाराबंकी जिले में भी अभिलेखों की जांच में 5 शिक्षकों के साथ एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मामले मिले हैं, जिसमें एक ही पैन नंबर पर अलग अलग नाम दर्ज है, केवल उनका खाता नंबर अलग है। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वीपी सिंह ने बताया कि प्रदेश के राज्य परियोजना द्वारा मानव संपदा डाटा तैयार किए जाने के उपरांत ये जानकारी हुई है कि प्रदेश में कई शिक्षकों ने एक पैन नंबर का इस्तेमाल कर वेतन लिया है। इसका संज्ञान लेते हुए जनपद के सभी शिक्षकों का डाटा चेक कराया गया, जिसमें 5 शिक्षक और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बाराबंकी जिले में ऐसे पाए गए जिनका पैन नंबर एक ही था। इन सभी को नोटिस देकर कार्यालय में अपना पक्ष रखने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही सभी का वेतन रोकने का आदेश भी जारी किया गया है। इसकी जांच शासन स्तरीय कमेटी द्वारा की जा रही है। इसी आधार पर इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
राज्य परियोजना कार्यालय से हमारे पास एक पत्र आया था जिसमें से कुछ शिक्षकों के बारे में था। 192 ऐसे शिक्षक उत्तर प्रदेश में था कि नाम और पैन और कहीं कहीं डेट ऑफ बर्थ उनके भी एक समान है, उसी नाम के अन्यत्र भी कार्यरत रहे हैं। तो ऐसे हमने जब देखा उस लिस्ट में, तो हमारे यहाँ जनपद में 5 शिक्षक मिले, जिसमें से एक देवा, एक रामनगर, एक सूरतगढ़, एक पूरी डेलई, एक हैदरगढ़ में कार्यरत हैं और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उनका। तो इस नाम जो नाम है इनका, इससे अन्य जनपदों में भी कार्यरत पाए गए हैं। तो हमने तत्काल प्रभाव से संबंधित के अभिलेखों को खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उनके पैन नंबर और समस्त जितने शैक्षिक अभिलेख हैं मंगाए हैं और उनके समस्त के वेतन हमने अवरुद्ध कर दिए हैं। अब हमारे इस समिति द्वारा इसकी जो जनपद स्तरीय एक समिति बनाई गई है, शासन स्तर से गठित है, उसके समक्ष इनके अभिलेखों को रखते हुए इसकी जांच कराई जाएगी। तदनुसार अगर वो गलत पाए जाते हैं तो उनकी सेवा समाप्त की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी के दिल्ली में बंगला खाली कराए जाने के नोटिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रियंका गांधी को बंगले से तो निकाल सकती है, लेकिन जनता के दिलों से नहीं। लखनऊ में आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का लगातार उत्पीड़न कर रही है। उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जिसका विरोध पार्टी करती रहेगी। उनके बंगले के खिलाफ नोटिस देने का काम की है। हम कहना चाहते हैं, किसके किसके दिल से निकालोगे? पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के दिलों में, पूरे देश के महिलाओं के दिलों में, पूरे देश के गरीब, मजलूम, दलित, पिछड़ों के दिलों में प्रियंका जी राज करती हैं। आप बंगले की नोटिस दे सकते हो, किसी के दिल से नहीं निकाल सकते। सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा विकसित उद्यम पंजीकरण कल से शुरू हो गया। उद्यमियों के वर्गीकरण और पंजीकरण की नई प्रक्रिया 26 जून 2020 को पहले ही घोषित कर दी गई थी। अब सूचना के रूप में यह शुरू की गई है। चैंपियन कंट्रोल रूम और डीआईसी ने सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए सरकारी सिस्टम इस प्रक्रिया में लोगों की मदद करेगा। इसका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह से मुफ्त है, इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। भारत में एमएसएमई के पंजीकरण के लिए एक नई व्यवस्था शुरू हो चुकी है। देश में अब सभी लघु, सूक्ष्म और मध्यम इकाइयों की एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी। वहीं साथ ही इन इकाइयों को उद्यम के नाम से जाना जाएगा। सभी इकाइयां, फिर चाहे वो नई हो या फिर पुरानी, उद्यम registration.gov.in पर पंजीकृत होना होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक ऑनलाइन उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। साथ ही पंजीकरण के नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वहीं चैंपियंस कंट्रोल रूम में सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए सरकारी सिस्टम इस प्रक्रिया में लोगों की मदद करेगा। और सबसे खास बात ये कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह से मुफ्त है और इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। दरअसल एमएसएमई की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन, पेपरलेस और सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर है। एमएसएमई को पंजीकृत करने के लिए कोई दस्तावेज और प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने होंगे। पंजीकरण के लिए केवल आधार संख्या ही पर्याप्त होगी। उद्योगों के निवेश और टर्नओवर पर पैन और जीएसटी से जुड़ी जानकारी संबंधित सरकारी डेटाबेसों से अपने आप ले ली जाएगी। ये नया ऑनलाइन सिस्टम पूरी तरह से टैक्स और जीएसटीएन सिस्टम से जुड़े होंगे। 1 अप्रैल 2021 से पैन और जीएसटी नंबर अनिवार्य है। जिन लोगों के पास EM2 या UAM पंजीकरण और एमएसएमई मंत्रालय के तहत किसी भी अथॉरिटी की तरफ से जारी किया गया पंजीकरण है, उन्हें फिर से इस पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। कोई भी उद्यम एक से अधिक उद्योग पंजीकरण दर्ज नहीं करा सकेगा, लेकिन एक पंजीकरण के तहत कई विनिर्माण या सेवा प्रदान कर सकता है। मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि इस नई पंजीकरण प्रक्रिया से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और इससे लेन देन के समय और लागत में भी कमी आएगी। मंत्रालय ने साथ ही स्पष्ट किया है कि पोर्टल को छोड़कर कोई अन्य निजी या ऑफलाइन प्रणाली, सेवा, एजेंसी या व्यक्ति एमएसएमई पंजीकरण करने के लिए अधिकृत नहीं है। बाबा विश्वनाथ के भक्त अब घर बैठे ही बाबा काशी विश्वनाथ का प्रसाद प्राप्त कर सकेंगे। वाराणसी डाकघर और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने संयुक्त रूप से भक्तों के लिए ऑनलाइन प्रसाद सेवा की शुरुआत की है। इस सेवा के तहत देश भर में किसी भी कोने में भक्त घर बैठे ही काशी विश्वनाथ का प्रसाद पा सकेंगे।
वाराणसी का कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने प्रसाद सेवा की शुरुआत की है और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि कोरोना महामारी के चलते भक्त बाबा के दरबार तक नहीं पहुंच पा रहे थे, इसलिए भक्तों की सुविधा के लिए उन्हें सुलभ तरीके से प्रसाद उपलब्ध कराने के लिए इस सेवा की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि इस प्रसाद पैकेट में भक्तों को काशी विश्वनाथ का शिव चालीसा, भस्म, रुद्राक्ष की माला, ड्राई फ्रूट्स के पैकेट, काशी विश्वनाथ की तस्वीर, कलेवा और महामृत्युंजय मंत्र मौजूद रहेगा। फोटोग्राफ एक है, लैमिनेटेड फोटोग्राफ रहेगा और रक्षा यंत्र है, रुद्राक्ष है, भभूत है, रुद्राक्ष की माला है और प्रसाद है और शिव चालीसा है। ये सारी चीज़ें पैक करके हम लोग उसमें दे रहे हैं। कोरोना के दृष्टिगत पोस्टल डिपार्टमेंट और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा एक प्रयास ये किया गया है कि चूँकि कोरोना के चलते करोड़ों श्रद्धालु जो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने आते थे और यहाँ का प्रसाद ग्रहण करते थे, उनको ये वर्तमान में कोरोना के दृष्टिगत यहाँ पे आने में कठिनाई भी है और न हम उनको ये प्रेरित कर रहे हैं कि कोरोना के दृष्टिगत यहाँ पर वो आए, परंतु श्रद्धा ऐसी है कि वो चाहते भी हैं कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से उनका जुड़ाव बना रहे। उसी और पोस्टल डिपार्टमेंट और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने एक यहाँ पर एक सुविधा प्रदान की है जिसमें कोई भी व्यक्ति 251 रुपये ई मनी ऑर्डर के माध्यम से पोस्टल डिपार्टमेंट में जमा करा सकता है और उसको यहाँ से एक भभूत, माला और प्रसाद यहाँ का एक अच्छे पैकिंग के द्वारा उनके दिए गए पते पर उनको पहुँचा दिया जाएगा। उत्तराखंड चारधाम देवस्थान प्रबंधन बोर्ड द्वारा प्रदेश के लोगों के लिए चारधाम यात्रा का आगाज किया गया है। इसका पहले दिन उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की वेबसाइट पिछले 432 लोगों ने ई पास बुक कराए थे। श्री बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम मंदिर में थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन मास्क की व्यवस्थाएं भी कर दी गई हैं। मंदिर में मूर्तियों को छूना, प्रसाद वितरण पर रोक है और घंटियों को कपड़े से ढका गया है। देवस्थानम बोर्ड के यात्रा मार्ग सहित श्री बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ यात्रा मार्ग पर गुप्त काशी और सोनप्रयाग में यात्री विश्राम गृहों को यात्रियों के रहने के लिए खोल दिया गया है। राज्य सरकार की कोशिश है कि चारधाम धीरे धीरे यात्रियों की आमद हो, जिससे कि पर्यटन की रफ्तार बढ़ाई जा सके। आपात स्थिति में बंदियों की मदद के लिए आगरा की जिला जेल में पैनिक अलार्म लगाए गए हैं। आगरा की जिला जेल में बैरकों में पैनिक अलार्म लगाने वाली उत्तर प्रदेश की पहली जेल बन गई है। जिला जेल में डीआईजी कारागार लव कुमार ने पैनिक अलार्म सेवा का शुभारंभ किया है। अब बंदी की अचानक हालत बिगड़ने, झगड़ा होने पर या अन्य किसी आपात स्थिति में इस अलार्म को बजाकर बंदी तत्काल मदद की गुहार लगा सकेंगे। इससे पहले आपात स्थिति में बंदियों को मदद के लिए तैनात स्टाफ से गुहार लगानी पड़ती थी। पैनिक अलार्म सिस्टम रेडियो फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है, जिसे हैक नहीं किया जा सकता है। ये मोबाइल जैमर एक्टिव होने पर भी काम करेगा। इस पैनिक अलार्म को बैरकों के ऊपर 20 ट्रांसमीटर फिक्स करके 32 वायरलेस बटन के माध्यम से लगाया गया है। डीआईजी जेल लव कुमार ने बताया कि एक निजी कंपनी के द्वारा जेल में पैनिक अलार्म को लगाया गया है। प्रदेश की जेलों में सबसे पहले ये पैनिक अलार्म आगरा की जिला जेल में लगाया गया है। इसका प्रयोग सफल रहा तो ये पैनिक अलार्म प्रदेश की सभी जेलों में लगाया जाएगा। रात में जब बैरक बंद हो जाती है, तब यदि किसी बंदी को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो उस स्थिति में तुरंत हम लोग रिस्पॉन्ड कर सकें, ऐसी हमारी व्यवस्था रहती है वायरलेस सेट्स के माध्यम से, और रात में ड्यूटीज़ भी रहती हैं। उसी व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से ये पैनिक अलार्म सिस्टम हम लोगों ने यहाँ आगरा डिस्ट्रिक्ट जेल में लगाया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक बैरक के अंदर एक बटन रहेगा और उस बटन को यदि रात में इमरजेंसी में किसी की स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है और कोई बंदी उसको दबाता है तो उसका जो अलार्म है वो हमारा मेन गेट पर जो ड्यूटी रहती है गेट बुक के पास, वहाँ पर लगा हुआ है। उसमें बाकायदा बैरक नंबर उसमें डिस्प्ले करेगा और यहाँ से हम इमीडिएटली जो भी वहाँ बैरक वाले सर्कल में जो ड्यूटी पर है उसको वायरलेस सेट के माध्यम से
बता सकते हैं कि देखो बैरक नंबर फलाना से ये अलार्म बज रहा है, तुरंत जाके देखो कि वहाँ क्या समस्या है। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए आदेश, घर घर जाकर सर्विलांस टीमें हर व्यक्ति की करे जांच, कोरोना की प्रतिदिन 30,000 जांच के निर्देश। प्रदेश में वृक्षारोपण मिशन 2020 अभियान में लगाए जाएंगे 25 करोड़ पौधे। वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राजकीय विभागों से होगा समन्वय। बेसिक शिक्षा विभाग में एक ही पैन कार्ड पर 2,500 शिक्षकों की जांच का मामला सरकार ने सौंपा एसटीएफ को। मानव संपदा पोर्टल और प्रेरणा ऐप से खुला मामला। और काशी स्थित बाबा विश्वनाथ के कोरोना के कारण दर्शन से वंचित भक्तों को वाराणसी डाकघर और मंदिर ट्रस्ट घर बैठे भेजेगा प्रसाद। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।